अन्नदाता अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी परीक्षण। चॉकलेट खिलाने से बढ़ेगा पशुओं का दूध उत्पादन। किसान भाइयों, अगर कम लागत में फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है तो खेती करने से पहले एक बार अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही आपको पता चलेगा कि फसल में कितनी मात्रा में किस खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए मिट्टी परीक्षण की विधि के बारे में जानते हैं। जो आपकी मिट्टी की जांच है वो किस तरीके से फार्मर्स के लिए या हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि आपकी जो मृदा का परीक्षण है या मिट्टी की जांच है वो आखिर है क्या। तो मिट्टी की जो हम परीक्षण करते हैं उसमें सबसे पहले हम मिट्टी के नमूनों का कलेक्शन करते हैं और मिट्टी के नमूने को लेके फिर उसमें जांचते हैं कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं और कितने पोषक तत्वों की कमी है और कितने पोषक तत्वों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कृषक उसके अनुसार अपनी मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या उर्वरक दे सकता है, जिससे कि उसकी जो लागत है उसमें हम उसकी कम लागत कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक मिट्टी का नमूना किस प्रकार लेना चाहिए। मृदा टेस्ट का लाभ आज किसान समझने लगे हैं और जिम्मेदारी से करा भी रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी मृदा जांच के लिए समस्याएं आ रही हैं और किसान भी लापरवाह बने हुए हैं, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मृदा जांच जरूरी है। तो मिट्टी के नमूने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा कितना एरिया है। तो अगर हमें पता है कि हमारा सपोज करिए 1 एकड़ एरिया है, तो 1 एकड़ एरिया के लिए हमें कम से कम 8 से 10 जगह पर आपका नमूना लेना पड़ता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पर हमें आपकी जो नमूने हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो नमूना हम लेते हैं वो पूरी क्षेत्र को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है कि कोई भी आपका जो नमूना है वो आप पेड़ के नीचे से नहीं लेंगे, और नमूना लेने के लिए जो जो आपने चिन्हित किए हैं आपके प्लेसेस, उन पर जाके सबसे पहले आपको उस मिट्टी की जो सतह है उसे साफ कर लेना है। साफ करने से मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई घास है या गोबर है या उसमें कोई कंकड़ पड़ा है उसको आप साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आप खुरपी की हेल्प से या ऑगर की हेल्प से वहां पर 6 इंच का गड्ढा करते हैं, और जो कि इंग्लिश का जो आपका वर्ड होता है वी,
उसकी शेप का हम खुरपी से आपका क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। अब 15 सेंटीमीटर आपने जब खोद लिया है तो उसकी जो सतह, जो उसके अंदर की मिट्टी है उसको हम निकाल देते हैं। फिर ऊपर से आपका 1 से 2 सेंटीमीटर की परत हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ खुरेचते हैं और वो खुरचन वाली जो मिट्टी होती है उसको हम सॉइल टेस्टिंग के लिए कलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे करिए आपने एक जगह से कलेक्शन कर लिया है, उसी तरह से आपने 8-10 जगह से जब कलेक्शन कर लिया, उस पूरी मिट्टी को आप मिलाकर एक संयुक्त सैंपल बनाएंगे और संयुक्त सैंपल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जगह पर मिलाएंगे अच्छे से और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद हमें जो आमने सामने के 2 पार्ट हैं उनको हटा देना है और जो 2 बचे हैं उनको फिर से मिला देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जब तक करते रहते हैं कि जब तक कि हमारे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो सॉइल ना बच जाए, और यही सॉइल आपके लैब के लिए रेडी हो जाती है जाने के लिए। फिर उसके बाद हम जब नमूना कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी टैगिंग करना हमें ज़रूरी होता है। तो कृषक भाइयों को आपने जब पूरा का पूरा संयुक्त सैंपल रेडी कर लिया है, उसको हम बैग में भर देते हैं या पॉलीथिन बैग में लेकर उसमें टैगिंग कर देते हैं। उसमें किसान का नाम, किसान का पता, आपकी सैंपलिंग की तिथि उसमें लिख देनी चाहिए। फिर किस पर्पस के लिए आप उस सॉइल सैंपल को भेज रहे हैं लैब में, उसको भी आपको अंकित करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले वहां पर कौन सी फसल लगाई गई थी और आने वाली फसल आप कौन सी लेना चाहते हैं। फसलों को आमतौर पर 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को जरूरत के हिसाब से देने की जरूरत पड़ती है। और ये तत्व मिट्टी में कितनी मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए मृदा टेस्ट ही कराना पड़ता है। नमूनों की जांच करानी है तो कौन कौन सी जगह पर हम नमूनों की जांच करा सकते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर कृषक भाई बहन अपने नमूनों को जांच करा सकते हैं। वहां पर निःशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से ये जांच की जाती है। फिर बहुत सारी जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि हमारी पूसा यूनिवर्सिटीज है, हमारी सबौर की बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन जगहों पर भी आपकी मिट्टी की जांच निःशुल्क करी जाती है। फिर ब्लॉक लेवल पर भी बहुत सारी एग्रीकल्चर लैब्स होती हैं जिन पे कि आप फ्री में जाकर अपना सॉइल सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। जांच कराने के बाद जिस भी एजेंसी से आपने जांच कराई है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सर्टिफिकेट को आपको अपने साथ रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने फसल की जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसको करना होता है। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हरे चारे और दाना मिश्रण पशुओं को खिलाते हैं। फिर भी कई बार पशुओं में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण इनका दूध उत्पादन कम होने लगता है। इसी समस्या को देखते हुए पशु विशेषज्ञों ने पशुओं के आहार में इन तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए मिनरल वट्टिका को बनाया है। तो क्या है ये मिनरल वट्टिका, इसे किसान कैसे बनाएं, इस बारे में बता रहे हैं रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुबोध कुमार। आज मैं आपको यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं और हिंदी में उसको हम पशु चॉकलेट कहते हैं, माने जानवरों के लिए चॉकलेट। तो ये जानवरों के लिए जो चॉकलेट जो हम बनाते हैं इंग्लिश में, जिसको हम यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक कहते हैं, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी। फीडिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी का मतलब है जब जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम जो है सो एक पशु चॉकलेट जो है हम के रूप में यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाकर और इसका संचय कर सकते हैं कि जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल वट्टिका को मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। तो पशु चॉकलेट की महत्ता बहुत है। पशु चॉकलेट बनाते कैसे हैं, पशु चॉकलेट की उपयोगिता क्या है। पशु चॉकलेट बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, सीधा सीधी ऐसे कहते हैं, पशु चॉकलेट में क्या होता है, यूरिया, मोलासेस और मिनरल, 3 चीज़ की प्रमुखता होती है। तो यूरिया जो है
नाइट्रोजन का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है। मोलासेस जो है सो ऊर्जा का स्रोत है। मिनरल जो है सो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब चयापचय शक्ति को वो बढ़ाता है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। पशु चॉकलेट बनाने के लिए आपको हम एक थंब रूल बताते हैं। जैसे कि 100 केजी हम मटेरियल तैयार करते हैं, तो 100 केजी में हमको लगभग 40 से 45% उसमें सीरा डालना है, गन्ने का सीरा। उसके बाद 10% के करीब हमको सोयाबीन का खल्ली डालना है, 10% के करीब चोकर डालना है, उसमें 1% के करीब हमको नमक डालना है, उसमें 5% के करीब हमको बेंटोनाइट डालना है, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है। अब जो है सो मेनली हम जोर दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर पे है। तो मार्केट में रेडीमेड मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियों का मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। लेकिन उसमें देखना क्या है, उसमें देखना है कि जो मिनरल मिक्सचर हम खरीद रहे हैं उसमें 36% कैल्शियम और 18% के लगभग हमारा फास्फोरस है कि नहीं है। और जो सीमेंटिंग मटेरियल है बेंटोनाइट, वो बेंटोनाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, और बेंटोनाइट कुछ नहीं है, वो सीमेंट में मिलाया जाने वाला तत्व है। ये सारा मटेरियल जब हम जुगाड़ कर लेंगे, ये सारा मटेरियल जुगाड़ कर लेंगे, जैसे सीरा, पहले तो सीरा जो है एक बेसिक जो है हमारा सीरा मिलाएंगे किस में, तो जो हम सोयाबीन का खल्ली और चोकर वगैरह यूज कर रहे हैं, सीरा हम उसमें मिलाएंगे। तो सीरा को हमेशा वो गर्म करके, वो गर्म करने के बाद जो है सो वो पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म होने के बाद सीरा को जो है हम चोकर और खल्ली वगैरह में मिलाएंगे, और फिर उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएंगे, अलग से नमक घोल के उसमें मिला लेंगे, फिर बेंटोनाइट मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आएगा, और उसको फिर हम ईंट के खांचे में अच्छे से प्रेस करके, और उसको जो है बहुत ढंग से कंप्रेस करने के बाद एक मशीन भी आता है जो जिससे मतलब कि अच्छे से वो कंप्रेस हो जाता है पैर के दबाने के साथ। दबाने से वो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, जो पशु चॉकलेट के IVRI का वो पेटेंट है। जो पशु चॉकलेट जो है सो IVRI का पेटेंट है, और वो मशीन भी IVRI का पेटेंट है, जो मार्केट में आपको मिलता है, जिससे हम मतलब वो चॉकलेट जो है बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब उसको प्रेस्ड फॉर्म में हम जो है ईंट की ढांचे में ढाल लेते हैं। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। जानवरों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें जब हमारे पास जब भी मतलब कि इन सब चीज़ों की दिक्कत आए, तो ये पशु चॉकलेट जो है हम जानवरों को दें। और इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम पशु को ये चॉकलेट दें, तो वो चॉकलेट जो है सो धीरे धीरे चाटे, ना कि अब जिस दिन चॉकलेट दिए, एक चॉकलेट लगभग उसके नाद में 1 सप्ताह तक चलता है। तो जो मिनरल की जो उपयोगिता है धीरे धीरे, जैसे खनिज लवण जो है सो धीरे धीरे उसको मिलता है। अगर हम सीमेंटिंग मटेरियल नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही दिन में वो पूरा चॉकलेट खा जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिया उसके बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा, और जानवर जो है जानवर के लिए हानिकारक होगा। तो वो पशु चॉकलेट है जो खाने में हम एक दे देते हैं नाद में, और वो धीरे धीरे उसको चाटते रहता है, और सप्ताह भर में वो ख़त्म हो जाता है। तो जितना भी खनिज लवण की जो उपयोगिता है वो बॉडी में जो उसका रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलता है। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। प्रदेश के अनेक किसान भाई गोलार्डिया फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से गोलार्डिया की फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेष गुरप्रीत सिंह गांधी। आज
आज हम बात करेंगे गिलेडिया की खड़ी हुई फसल में, जिसे नौरंगा भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी फसल का अधिक उत्पादन या अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमको फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को सलाह है कि फसल जब भी आप लगा रहे हैं, आप उसको निरंतर फसलों में निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे फसलों को खरपतवार मुक्त रखा जा सके। गिलाडिया फूल, जिसे आमतौर पर नौरंगा के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आम सी हो गई है, जो फसल से प्रकाश, खाद, पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार कम होती है। इसलिए गिलाडिया की फसल में खरपतवारों की समस्या न हो, इसके लिए खेत में निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए, जिसमें पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई 45 से 55 दिनों पर करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान जो समय है उसमें तापमान जो है 43 से 44 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक बढ़ गई है पौधों में। तो आप जल प्रबंधन के लिए लगातार 3 से 4 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंतराल में लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। और इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो है ना अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो अगर पानी कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, जल का संचय हो रहा है, तो आप उसके लिए निकास की व्यवस्था बनाए रखें। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कोई कीट या रोग फसल पर दिखाई दे तो उसकी सही पहचान करके पहले भौतिक विधियों को अपनाएं, इसके बाद जैविक उपायों को अपनाएं और यदि इससे भी कीट रोग का प्रकोप कम न हो तो अंत में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे दवाओं पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे और कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में फसल सुरक्षा की। तो इसमें अगर कीटों की बात करें तो लीफ माइनर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कीटों की संख्या अधिक हो गई हो तो कोई भी रासायनिक कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वहीं हम अगर रोगों की बात करें तो इसमें पत्ती धब्बा रोग जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। पत्तियां जिससे झुलस जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है रुक जाती है और उत्पादन जो है अत्यधिक कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा हेक्साकोनाजोल हो गया, M45 हो गया, COC हो गया, आप इसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल तैयार तो कर लेते हैं और जब समय आता है फूल तुड़ाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसका अच्छा बाजार मूल्य नहीं मिलता है। तो गिलाडिया के फूलों की तुड़ाई कब और कैसे करें जिससे फूलों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छा मुनाफा मिल सके। और एक चीज़ का आपको किसान भाइयों मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि इसमें पुष्पों की तुड़ाई जो है निरंतर अंतराल में आप करते रहें, जिससे कि नई कली का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और आने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि लगातार पुष्पों की तुड़ाई निरंतर अंतराल में आप करते रहें। और हर तुड़ाई के बाद 19-19-19 जो जल विलय एक घोल आता है तो आप उसका भी छिड़काव जो है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप घोल बनाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिस इनका ध्यान रखेंगे तो गिलेडिया या नौरंगा का पुष्पन का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव बरारी जिला भागलपुर के किसान राकेश रंजन ने। आप कद्दू वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो राकेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कद्दू वर्गीय सब्जी की बाजार में वर्ष भर मांग रहती है और इसकी खेती करके किसान अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक नमी रहने और उचित तापमान मिलने पर कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई कीटों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है। वैसे कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें एक प्रमुख कीट है कद्दू की लाल भृंग कीट। ये चमकीले लाल रंग का कीट पौधे की पत्तियों को विशेष करके प्रभावित अवस्था में खाकर छलनी जैसा जाली बना देता है। ग्रसित पत्तियां फट जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, फसल से उत्पादन कम मिलता है। कीट नियंत्रण के उपाय। इस कीट के द्वारा होने वाले नुकसान से बचने के लिए फसल में नीम निर्मित दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा खेत में निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। फल मक्खी कीट। ये कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों में फल पर आक्रमण करने वाला कीट है। इसके मैगट छोटे से लेकर बड़े फलों में अधिक नुकसान करते हैं। इसके कारण फल सड़ जाता है। इसके वयस्क नर मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण करके प्रकोप को कम किया जा सकता है। नियंत्रण के उपाय। इसके नियंत्रण के लिए रात के समय में खेत में प्रकाश पाश लगाएं और नर वयस्क कीटों को फोरमीन ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा फल मक्खी कीट से ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फल मक्खी कीट की निगरानी के लिए फसल में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं। फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए मेलाथियोन 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर फल मक्खी का प्रकोप लगातार हो रहा हो तो 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव दोहराएं। लाल मकड़ी कीट। ये कीट भूरा हल्का लाल रंग का होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर उत्तकों को खाकर जाली नुमा बना देता है। तन रहित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, फलस्वरूप उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल 18.5 EC 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या दूसरी दवा 0.05% ओमाइट 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा का छिड़काव के 1 सप्ताह बाद सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छा उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।